गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ। पहली 2 यूनिट थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित थी, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स पर आधारित हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जैसा कि 2 यूनिट हम पढ़ चुके हैं, यदि पार्टिकल्स की संख्या, अब सवाल आता है कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कितने प्रकार की है। पहला सवाल यही आता है कि अभी तक हमारे पास जब थर्मोडायनेमिक्स थी, डायनेमिकल प्रिंसिपल्स थे बहुत सारे, जिसके आधार पर हम अभी तक जो फिनोमेना है स्टडी करते आ रहे थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी इस फिज़िक्स की। 17वीं शताब्दी तक यानी 17th सेंचुरी तक किसी भी निकाय में जहाँ पार्टिकल्स की संख्या कम थी, डायनेमिकल प्रिंसिपल्स यानी गति के नियमों का, सिद्धांतों का प्रयोग करके उन निकायों को स्टडी किया जाता था। लेकिन 17th सेंचुरी के एंड में जब किसी निकाय के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकल्स की संख्या अधिक हो गई, जैसा कि कह सकते हैं कि यदि आपके पास कोई भी निकाय है और उसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या जो है वो बहुत अधिक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, यानी हर पार्टिकल की अलग इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अधिक होने के कारण इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत सारी बन गई, तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ गई थी कि उन मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए एक नई फिज़िक्स का जन्म हुआ, जिसे सांख्यिकी भौतिकी या स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स जो है केवल उन्हीं फिज़िकल सिस्टम्स में अप्लाई की जाती है जहाँ पार्टिकल्स की संख्या बहुत अधिक है। सो up to the end of 17th century, the physical phenomena were explained by the use of dynamical principles, but in certain cases, particularly where the system contained a large number of particles, the dynamical principles could not be used due to mathematical complications. Such problems were successfully solved by statistical methods. क्लियर हो गया बच्चों कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जहाँ पार्टिकल्स की संख्या बहुत अधिक थी किसी भी निकाय के अंदर, तो वहाँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का प्रयोग किया गया। द स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड ओनली टू फिजिकल सिस्टम्स कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर, अब उन पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, विच आर आइडेंटिकल इन सम सेंस बट डिस्टिंग्विशेबल बाय मीन्स ऑफ सम प्रॉपर्टी, यानी उन पार्टिकल्स में जो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन कुछ गुण उनमें अलग भी हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का प्रयोग किया गया। द लार्जर इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फिजिकल सिस्टम कंसिडर्ड, द मोर नियरली करेक्ट आर द स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस। जितने पार्टिकल्स की संख्या अधिक होगी उतना ही रिजल्ट जो है वो करेक्ट आएगा। जबकि ये कहा जाता है कि सांख्यिकी भौतिकी में किसी भौतिक निकाय की वास्तविक अवस्था को व्यक्त नहीं करती है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, यानी प्रायिकता पर आधारित है। जिस प्रकार से, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाती हूँ इसको, कि यदि आपने घर में कढ़ाई में चावल बनाए हैं, तो चावल बनाने पर हम क्या करते हैं, हम कैसे चेक करते हैं, हम एक दाना या 2 दाना उठाकर ही देखते हैं कि चावल पक गए हैं या नहीं पक गए हैं, और उसी के आधार पर हम ये निर्णय कर लेते हैं कि चावल पक चुके हैं। यदि वो 2 दाने पके हुए हैं, इसका अर्थ है कि चावल पूरा पक चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी दाने हों जो पके हुए ना हों अभी तक। तो जो रिज़ल्ट है वो नियरली पास, मतलब बहुत एग्जैक्ट रिज़ल्ट तो हमें प्राप्त नहीं होता, बट नियरली एग्जैक्ट के आसपास ही होता है जो रिज़ल्ट हमको प्राप्त होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पर आधारित है कि 2 दाने पक गए हैं तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि सारे दाने पक चुके हैं। तो यदि निकाय में कणों की संख्या बहुत अधिक है और प्रत्येक कण की गति की व्याख्या करना अत्यधिक कठिन हो जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर हम सांख्यिकी भौतिकी का यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर?
सो अब है कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कितने प्रकार की होती है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जनरली दो प्रकार की है। पहली है आपकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसको वो भी फिर अगेन दो प्रकार की है। वो है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, दिस स्टैटिस्टिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड The classical statistics successfully explained many observed phenomena like temperature, pressure, energy। ये इन सभी को एक्सप्लेन कर पाई थी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है यानी कृष्णिका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा कम ताप पर, कॉम्पटन इफेक्ट। ये कुछ ऐसे फिनोमिना थे जिन्हें एक्सप्लेन करने में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल हो गई है। तो जब क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स फेल हुई तो एक नई फिजिक्स का जन्म हुआ जिसे कहते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में कहाँ यूज़ की गई? क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स थी जो उन पार्टिकल्स के लिए थी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पालन करते हैं। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं जहाँ किसी भी कण की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ यदि एक्यूरेसी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी उनकी जो वैल्यू है उनको नापने में कुछ अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है, तो वहाँ पर हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सो Bose-Einstein statistics and Fermi-Dirac statistics made use of new quantum idea of discrete exchange of energy between the system। ये जो दोनों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ये जो दो ब्रांच हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, ये डिस्क्रीट एनर्जी की बात करते हैं। द न्यू स्टैटिस्टिक्स वर सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, यानी दो में विभाग किया हमने। अब आता है कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स दोनों में क्या अंतर है। Bose-Einstein statistics hold good only for the particles having spin quantum number 0, 1, 2, यानी ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कण जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी इंटीग्रल हो, ऐसे पार्टिकल्स के यूज़ को स्टडी करने में बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर हाफ हो, 3/2 हो, 5/2 हो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स। ठीक है, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन्स हों, तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम फोटोन की बात करते हैं, फोटोन की स्पिन क्या होती है? 1 होती है। ऐसे ही पायोन्स की स्पिन क्या होती है? 0 होती है। ड्यूट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है? 1 होती है। अल्फा पार्टिकल्स की स्पिन क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी के लिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इन सब की स्पिन क्या होती है? हाफ होती है। तो ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका कि स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन, कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और कितने प्रकार की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होती है। तो ये हो गया आपका कि दो प्रकार की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब आ जाता है कि अगला आर्टिकल जो है वो है फेस स्पेस, यानी कला निर्देशांक किसे कहते हैं। दैट आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आंसर टाइप में कई बार पूछा गया है। किसे कहते हैं? फेस स्पेस। फेस स्पेस की परिभाषा जनरली पूछी जाती है
तो यहाँ आपको ये जितना मैं बता रही हूँ इतना ही लिखना काफ़ी है। किसी एक पार्टिकल की वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए हमें उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की नॉलेज होना आवश्यक है। ये किसी कोई भी पार्टिकल है, वो वन डायमेंशनल मोशन यदि हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, एक विमीय गति को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमें उस पार्टिकल की पोजीशन यानी उसकी स्थिति क्या है और मोमेंटम यानी संवेग क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में गैस में एक अणु की किसके लिए कितनी आवश्यकता होती है? 6 डायमेंशनल स्पेस, है ना। किस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल गैस है हमारे पास, कोई भी किसी भी पिस्टन के अंदर हमने गैस ले रखी है और उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके एक पार्टिकल के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो उस एक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन का क्या होगा? एक्स में भी जा सकता है वो पार्टिकल, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो पोजीशन के कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी प्रकार से मोमेंटम की बात करें या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसके भी 3 कोऑर्डिनेट हो गए, वी एक्स, वी वाई, वी जेड। या मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में गैस के एक अणु के लिए 6 डायमेंशनल स्पेस की नॉलेज होती है, जिसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 3 वेलोसिटी और मोमेंटम। आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो यहाँ पर, मोमेंटम भी लिख सकते हो, दोनों में से एक ही लिखना है आपको, या तो वेलोसिटी लिखेंगे या मोमेंटम लिखेंगे। इन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। अतः फेस स्पेस में, इसे फेस स्पेस कहते हैं। तो फेस स्पेस क्या होता है? इसे हम कह सकते हैं 6 डायमेंशनल स्पेस, है ना। फेस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? 6 डायमेंशनल स्पेस। और वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं उसके? एक्स, वाई, जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसे ही फेस स्पेस कहते हैं। अब यदि पार्टिकल्स की संख्या क्या है? अधिक है, यानी n है, तो n कणों वाले किसी गैसीय सिस्टम को हमें 6n फेस स्पेस यानी 6n कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। इस फेस स्पेस को हम गामा स्पेस भी कहते हैं। तो गामा स्पेस क्या है? हमारा 6n कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हमने गामा स्पेस कहा है। यानी यदि किसी निकाय में कणों की संख्या n है तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता हो गई? 6n। तो 6n कोऑर्डिनेट वाला जो निकाय है, सिस्टम है, उसको हम फेस स्पेस कहते हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा, फेस स्पेस और गामा स्पेस किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मैक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट्स किसे कहते हैं। क्लियर। और उसके बाद फिर हम ना जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी के बीच का संबंध, एंड दैट आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।